हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, कल हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे यानी कि पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे थे। अचानक लाइट चली गई और हमारा जो पीवाईक्यूज था वो बीच में ही अधूरा रह गया। उसी का ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। ये आज अपलोड हो रहा है, इसके बाद तुरंत ही एक और आएगा। आज मतलब 5 बजे तक एक और मिल जाएगा आपको, और रात 9 PM पर आपकी स्पेशल क्लास है, तो जुड़ना ना भूलें। आज कुछ भी होगा, भले ही अंधेरे में क्लास चलेगा, लेकिन ये क्लास भी चलती रहेंगी आपकी। अभी मेरी तबीयत ठीक है तो ये क्लासेस नहीं रुकेंगी। और मैं ये कहूँगा, जो लोग कह रहे हैं कि सर इनमें से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, भाई देखो क्वेश्चन का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि डायरेक्टली आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको किस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करके जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत सारी जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ उसको जरूर ध्यान से पढ़ना है। तो हम लोगों ने कल 37 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज वाले प्रश्न हम यहाँ से हल करेंगे। विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है तो देख लेना। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है, यानी कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई। क्या पूछ रहा है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, यानी सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है। यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, तुरंत देखें हिमालय पर्वत लगा दें, तो हिमालय पर्वत नहीं बल्कि क्या होगा, अरावली पर्वत होगा। क्या होगा? अरावली पर्वत होगा। क्या होगा? अरावली पर्वत होगा, ठीक है। अरावली पर्वत होगा, इसका अरावली पर्वत होगा। यहीं पर कुछ चीज़ें लिखी हैं तो भाई याद रखना। अगर हिमालय की हाइट पूछी जाए तो हिमालय सबसे बड़ा है, इसकी हाइट पूछी जाए तो 88-48 है, ठीक है, मीटर। ये इसकी हाइट है। और K2 की जो हाइट है वो 86-11 है, यानी कंचनजंगा, वो सॉरी K2 की। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 85-66। कितनी है? 85-66 है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आप जरूर याद रखना मेरे भाई। पूछी जाती है आपसे, इतना एक्स्ट्रा नॉलेज केवल हम ही दे रहे हैं और कोई आपको नहीं देगा। और ये पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आज का जैसे हमने रिव्यू लिया था बीएससी का, सबने बोला कि 11 से 12 क्वेश्चन उन्हें पीवाईक्यूज से देखने के लिए मिले थे। तो भाई अब आपको सारे पीवाईक्यूज लगा के जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दुर्गापुर, यानी कि जो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है मेरे भाई, ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। स्टील प्लांट है, ये कहाँ है? तो याद रखना है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ममता बनर्जी क्या है? ममता बनर्जी यहाँ पर क्या है? यहाँ की सीएम इस समय पर। याद रखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, उसमें ममता बनर्जी की पहले हार होती है, ठीक है, पर लेकिन वो सीएम बन जाते हैं। सीएम बनने का एक क्राइटेरिया होता है, आपको पता है। अगर आप सीएम बन जाएँ, सीएम बनने के लिए उम्र याद रखना 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष मिनिमम उम्र। और पीएम बनने के लिए भी 25 वर्ष होती है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए। ये चीज़ आपसे जरूर पूछी जाती है मेरे भाई, तो जरूर याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। जरूर याद रखना ये सारी चीज़ें। अब यहीं पर कुछ चीज़ें और हैं, वो जरूर देख लीजिए। क्या है वो चीज़ें, जरूर सर बता दीजिए हमको ज़रा। क्या है? यहाँ पर उड़ीसा लिखा है, मध्य प्रदेश लिखा है, तो मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना। मध्य प्रदेश में इस बार इलेक्शन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में कूनो पार्क है, आपको पता है, कूनो में वहाँ पर इस बार चीता छोड़े गए थे। शायद वहाँ से कोई प्रश्न पूछ ले तो याद रखना। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जिसमें कौन है मुख्यमंत्री, कौन है सीएम, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ऐसे आप यूपी के बारे में पूछ सकता है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अगर आपकी राष्ट्रपति क्या कहते हैं, गवर्नर पूछी जाए तो गवर्नर कौन है? तो याद रखना मेरे भाई, आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं गवर्नर। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपी के बारे में आप एग्जाम देने जा रहे हो, और वैसे भी एग्जाम आपका डीडीओ लखनऊ होने वाला जा रहा है, तो ये प्रश्न पूछना लाजमी है। अगला एक प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? भारत में वृक्ष, यानी कि वनों के बारे में पूछ रहा है कि वन सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर है। तो मेरे भाई इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन इसका आंसर होगा मिजोरम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 85%, अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इस प्रकार वन हो जाएगा मिजोरम। लेकिन आपको याद रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन, उसके बाद कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक के अंदर। ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी, ये चीज़ें। अगले पार्ट के अंदर चलिए, आइए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। बैक टू वेदास, यानी कि किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो याद रखना भाई, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अब यहीं पर एक चीज़ लिखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की स्थापना भी की थी। किसकी की थी? तो याद रखना आर्य समाज की थी। किसकी की थी? आर्य समाज। किसकी की थी? आर्य समाज की थी, ठीक है, आर्य समाज की थी। यहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूं आर्य समाज के बाद में, राजा राम मोहन राय हैं, तो इनको राजा की उपाधि देने वाले अकबर सेकंड थे। कौन थे? अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। और राजा राम मोहन राय ने एक स्थापना की थी। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे, समाजों से रिलेटेड मेरे भाई याद रखना। इन्हें
भारत पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक, आपने आनंद मठ के बारे में सुना होगा तो आनंद मठ नहीं, गीतांजलि किस पुस्तक के लेखक है? तो गीतांजलि के, ठीक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की, याद रखना। किसके? गीतांजलि जो है उसके लिए इनको एक पुरस्कार भी मिला है 1913 में, ठीक है। 1913 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और यहीं से हमने जनगण मन ले आए, जिसकी 52 सेकंड होता है राष्ट्रीय गान, और इसको अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950। ये भी याद रखना। ये आखिरी मीटिंग है संविधान की आखिरी मीटिंग भी 24 जनवरी 1950 को होती है। जिन लोगों ने चीज़ें पढ़ी उनको क्लियर हो रही होंगी, जिनको नहीं समझ आ रहा मेरे भाई आप लोग पढ़ लीजिए आज की इन वीडियोस से। अगर आपने प्लेलिस्ट को अभी तक फॉलो नहीं किया तो मेरे भाई जाके कर लीजिए। और मैंने उस टेलीग्राम जो चैनल बताया तो वहाँ पे क्विज कराई हुई है, अगर आपने वो क्विज नहीं किए तो भाई जाके कर लीजिए। आज फिर 11 बजे वहाँ पे 50 क्वेश्चन की क्विज कराई गई थी, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का क्विज कराया गया है। जिन्होंने नहीं किया जरूर कर लें। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट हाउ मेनी कॉलेजेस? स्वतंत्रता के टाइम पर भारत में कितने कॉलेज? तो याद रखना 15 यूनिवर्सिटीज़ थे, 15 विश्वविद्यालय थे। ये डाटा फैक्चुअल है, ये आपको देख लेना होगा। यहीं पर इस प्रकार दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है, लेकिन अब 1986 की नहीं आएगी, अब 2002 के बारे में आएगी, वो 2020 के बारे में आएगी मेरे भाई, क्योंकि NEP न्यू स्टार्ट हो गई है। इस प्रकार भी आप चीज़ें याद रखना। एक जजमानी जैसा शब्द होता है मेरे भाई, क्या होता है? जजमानी जैसा शब्द होता है। जजमानी एक शब्द होता है, आपने कभी पढ़ा हो तो गांव में देखा होगा, जजमान होते हैं जो पंडित लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं तो किसी के जजमान होंगे। तो जजमान जो शब्द है वो कहाँ पर प्रयोग होता है? प्रयोग कहाँ होता है? जजमानी जो सिस्टम है वो जजमानी, ठीक है। जजमानी आपने बाबा वगैरह से पूछना तो बता देंगे। जजमानी जो होती है, जजमानी जो सिस्टम होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? गाँव के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे एक शब्द लिखा है समुदाय। समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी कब बनती है मेरे भाई? जब एक कई प्रकार के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं तो कम्युनिटी बनती है। तो कौन सा होगा? अगर यहाँ पर ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे भाई? ऑप्शन देखिए, क्लास यानी कक्षा या वर्ग, तो ये तो नहीं होगा मेरे भाई, ये तो नहीं होगा मेरे भाई। फैमिली भी नहीं होगा, क्योंकि फैमिली भी एक छोटा ग्रुप है। रिफ्यूज ग्रुप यानी कि शरणार्थी ग्रुप नहीं भाई। क्या होगा? विलेजर्स यानी कि गांव में आपने देखा होगा सभी प्रकार के जातियों के लोग रहते हैं, कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक कम्युनिटी का दर्जा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कम्युनिटी का दर्जा दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई तो लाइक कर लेना है, ठीक है। और रात की जो अभी इसके बाद जो क्लास आएगी जरूर देखना है। अगर आपने जो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया और आज की क्लासेस को देख लिया, जो क्लासेस आपकी होने वाली हैं प्रयाग सर जो करा रहे हैं उनको अगर आपने देखा है तो मेरे भाई विश्वास करना आप 60 से 70% क्वेश्चंस को कर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। 60 to 70%, यानी कि आपको केवल एग्जाम में क्रैक करने के लिए 120 मार्क्स चाहिए, अगर रैंक लगाने की 160 प्लस मार्क्स चाहिए बस। और इतना मार्क्स हमारी वीडियोज़ को देख आ सकता है आपका। अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह को फॉलो किया है तो पक्का आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? ये थ्योरी का याद रखना, अपराध शास्त्री थ्योरी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि आपका है ग्रीन रिवॉल्यूशन। याद रखना किसकी बात कर रहा है? ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है मेरे भाई? तो ये कृषि से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। यहीं पर आपका आता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड आप याद रखना, ऑपरेशन फ्लड जो ऑपरेशन फ्लड है वो मिल्क से रिलेटेड है, यानी कि दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। याद रखना ऑपरेशन फ्लड, इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। यहीं पर एक ऑयल के लिए होती है। ऑयल के लिए कौन सी होती है? तो ऑयल के लिए होती है गोल्डन, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन होता है ऑयल के लिए, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। यानी कि जो तेल की चीज़ें होती हैं जिसमें से तेल निकाला जा सकता है, जैसे सरसों है, तिल, ये ऐसी चीज़ों के लिए ये आपका ऑयल गोल्डन रेवोल्यूशन होता है। और सनफ्लावर वगैरह भी इसी में शायद आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जरूर देख लेनी है। और याद रखना भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक जो हैं वो MS स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है। MS स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई, अनुच्छेद से आया। मैंने आपको जब अनुच्छेद वाला एक वीडियो डाला होगा, जिनके पास PDF उन्होंने तो पढ़ ही लिया होगा, जिन्होंने मेरी क्लासेस देखी हैं। यहाँ पर आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति यानी कि SC जो होती है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछ रहा है, तो किस आर्टिकल में इनको बताया गया है? तो आर्टिकल याद रखना 338। कितना? 338, बहुत इंपॉर्टेंट भाई है। इसी प्रकार आप लोग बताइए ST के लिए कौन सा आर्टिकल है, जल्दी से छाप दीजिए। और इनके लिए अमेंडमेंट कौन सा हुआ है वो जरूर बताना, कौन सा संशोधन किया गया है, ठीक है। आत्मदर्पण सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना आत्मदर्पण सिद्धांत देने वाले कौन थे, ठीक है। द थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास शेल्फ, ये किसने दिया था सर? थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास किसने दिया था, जरा देख बताइए आप लोग। तो याद रखना CH कूले। किसने दिया है? CH कूले जी ने दिया है। CH कूले जी ने दिया है, CH कूले, ठीक है।
अब यहाँ पर एक पारंपरिक हिंदू विवाह, तो भाई ये चीज़ आप पढ़ लेना, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, तो इसका याद रखना, इसका आंसर होगा धार्मिक, क्योंकि आपको पता है जो पारंपरिक विवाह होते हैं, जो जिस प्रकार की जो शादियाँ होती हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल, वो रिलीजियस होता है, क्योंकि आपको पता है जो विवाह धर्म के आधार पर कराए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, धार्मिक चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये वीडियो में समझ में आ रही चीज़ें तो मुझे ज़रूर बताएं, कि नहीं समझ आ रहा तब भी बताइए कि सर क्या समस्या आ रही है, मैं आपको ज़रूर समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई होगी मेरे भाई कि आपका जो जैसे सेंसस से क्वेश्चन आएगा, और भारत में सेंसस कब हुआ, 2011 के अंदर हुआ है, तो 2011 के सेंसस से क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई कि 21 ये आपको मैंने चीज़ें पढ़ाई थी। यहाँ पर इतनी करोड़ जनसंख्या है, लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछा गया है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपको याद रखना मेरे भाई, याद रखना 69% है, लेकिन इसका एग्जैक्ट डाटा 68 पॉइंट कुछ है, अप्रॉक्सीमेटली हम 69 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 69। आपसे पूछा जाता है इनका रेशियो, तो याद रखना 69 और 31 रेशियो होता है। 31 में आपका अर्बन आएगा, यानी कि शहरी लोग आएंगे, 69 में आपके ग्रामीण लोग आएंगे, रूरल लोग आएंगे। अगर चीज़ें मज़ा आ रहा है पढ़ने में, यहीं पर आपसे लिटरेसी रेट के बारे में पूछ सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में, इससे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया था, जो आपकी 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपने ये मेरी प्लेलिस्ट में फॉलो नहीं किया तो 6 मिनट का वीडियो है, उसका जरूर देख के जाना सेंसस का मेरे भाई। एग्जाम से पहले चीज़ें जरूर देख लेना। यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक विस्तृत राज्य कौन सा है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन सा है, याद रखना अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, याद रखना। पूर्वोत्तर की बात कर रहा है, तो आप जब भारत का मैप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार मैप बनेगा, तो पूर्वोत्तर यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो यहाँ पर जो राज्य पड़ते हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सी राजधानी है। अच्छा, ये प्रश्न हो चुके, एक मिनट, ये क्वेश्चन हो चुके थे, ये क्वेश्चन भी हो गया। एक मिनट मेरे भाई, हाँ ये क्वेश्चन भी हो गया, हाँ यहाँ से आएगा, सॉरी वो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अर्थशास्त्र बुक के बारे में पूछ रहे हैं मेरे भाई, किसके बारे में, अर्थशास्त्र। जब मैंने आपको बुकों के बारे में पढ़ाया था तो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाया होगा। तो कई लोगों को लगता है अर्थ का मतलब होता है धन, तो लोग सोचते हैं कि भाई अर्थ से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है, तो नहीं मेरे भाई। इसको लिखने वाले हैं कौन, कौटिल्य ने लिखी है इस बुक को। लिखा किसने, तो कौटिल्य ने लिखा है इसको, कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, किसने, चाणक्य ने। और आपको पता है चाणक्य किसके दरबारी कवि थे, वो दरबार में काम करते थे चंद्रगुप्त के में, याद रखना जब गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक जैन धर्म से रिलेटेड आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि 24वें तीर्थंकर कौन से, तो भाई याद रखना महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर, 24वें यानी कि 24वें तीर्थंकर। इसके फाउंडर जरूर बताएं मुझे, फाउंडर कौन थे। ठीक है, जैन धर्म के फाउंडर कौन थे, जैन धर्म के मतलब जैन धर्म को संस्थापक कौन थे जैन धर्म के, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। इस प्रकार के ही प्रश्न आते हैं, जिन चीज़ों को आपको जरूर देख लेना है भाई। ये PYQs आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे मैं जरूर आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको याद होगा वैदिक एज के बारे में पूछ रहे हैं, वैदिक एज में विद्यार्थियों को क्या कहते थे, तो आपको पता होगा जो वैदिक एज में विद्यार्थी होते तो ब्रह्मचर्य का पालन करते तो उन्हें क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे। तो आपने गुरुकुल जैसी व्यवस्थाएं पढ़ी होंगी। ठीक है, गुरुकुल जैसी व्यवस्था पढ़ी होंगी, जहाँ पर गुरु होते थे जो शिक्षा देते थे और लोग उनमें भिक्षा मांगने के लिए भी जाया करते थे। तो मृच्छकटिकम एक बुक है, मृच्छकटिकम, इसके बारे में मैंने आपको बताया होगा। मृच्छकटिकम एक बुक है जिसको लिखा किसने है, तो भाई याद रखना शूद्रक ने लिखा है। किसने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है। किसने, बुकों के बारे में बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। विशाख दत्त की बुक का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए, विशाख दत्त की बुक का नाम क्या है। अगर आपने अभी तक ये बुक वगैरह नहीं पढ़ी है तो भाई सारी प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर करके जाना, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को ऐड किया हुआ है, आपको काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर अशोक की बेटी का नाम पूछ रहा है, अशोक की बेटी का नाम क्या था, तो अशोक की बेटी का नाम याद रखना आप लोग क्या था, संघमित्रा था। क्या नाम था, संघमित्रा। क्या नाम था, अशोक की बेटी का नाम संघमित्रा नाम था अशोक की बेटी का। ठीक है, अशोक का युद्ध आपको पता है, कलिंग के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, कलिंग के बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इनकी जो जितने भी इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब आपसे पूछ रहा है रामायण के लेखक कौन है, नीचे इसके पीछे क्वेश्चन लगा हुआ है, रामायण के लेखक कौन है। रामायण के लेखकों के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई, तो बता दीजिए रामायण के लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है। बिल्कुल देखो, अगर महाभारत की बात करता है तो वेद व्यास ने लिखा है महाभारत को, लेकिन रामायण की बात कर रहा है तो किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण को। ठीक है, तुलसीदास की बुक का नाम आता है। यहीं पर महाभारत के बारे में पूछ लिया, देखो लगातार 2 प्रश्न आ गए। तो महाभारत को लिखने वाले कौन है, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। ठीक है,
प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पढ़ के जाना। ये सारे जो प्रश्न है ये किसके हैं, करंट अफेयर के हैं। तो उस टाइम की करंट अफेयर आपके कोई काम की नहीं, अगर मैं इसको सॉल्व भी कराऊँ तो आपका समय वेस्ट होगा। तो करंट अफेयर आपको क्या पढ़ना है, स्पोर्ट जरूर पढ़ लो। करंट अफेयर में स्पोर्ट से प्रश्न आ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं वो सारी पढ़ लो, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। हुआ द राइटर ऑफ ऑथर, ये तो आपको पता चलेगा, इसके कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र के। ये वापस रिपीट क्यों हो रहा है प्रश्न। हाँ, पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है, तो मेरे भाई पंचवर्षीय से योजना से 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आएगा। तो एक इकोनॉमी का वीडियो है, वो उस प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और देख लीजिए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बारे में पूछ रहा है तो याद रखना, सभी क्षेत्रों में विकास समावेश की बात करता था ये। और नीति आयोग आपका कब बना, नीति आयोग से प्रश्न आ सकता है। तो 2015 में आपका नीति आयोग बनता है, ठीक है। 2015 में क्या बनता है, नीति आयोग बनता है। और इसके कौन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, पीएम होते हैं। ये फिर यहाँ पे करंट के क्वेश्चन है, तो ये आपके काम के नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा रहा जा रहा है, भारत में जो वेस्टर्न एजुकेशन आपने देखा होगा, जो इंग्लिश के बारे में पढ़ाने वाले, ये किसकी वजह से यहाँ पर इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं। तो याद रखना, आपको पता होगा यहाँ पर लॉर्ड मैकाले की वजह से हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मैकाले, ठीक है, मैकाले की वजह से हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि नहीं, आपको पता है। तो इंग्लिश किसकी वजह से, मैकाले की वजह से। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, ये बुक किसकी है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी पुस्तक है। तो मेरे भाई याद रखना किसकी पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। ये कौन सी है, जो विश्व इतिहास के विश्व इतिहास का जनक वो झलक है, झलक, ठीक है। विश्व इतिहास की झलक किसने लिखा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है। यहीं पर अगर आपसे मैं महात्मा गांधी जी की बुकों के बारे में पूछूं तो नवजीवन, ठीक है, नवजीवन उनकी बुक है, हिंद स्वराज उनकी बुक है, और मेरे सत्य के प्रयोग है, ये उनकी कुछ प्रमुख बुक हैं। भारत की शिक्षा के जनक कैसे माना जाता है, विदेशी शिक्षा का जनक, तो मैंने आपको बताया लॉर्ड मैकाले। यहीं पर लॉर्ड डलहौजी की बात है, तो 1854 में इन्होंने क्या चलवाया था, ट्रेन चलवाई थी, थाने टू मुंबई। क्या चलाई थी, थाने टू मुंबई ट्रेन चलती है। क्या चलती है, थाने टू मुंबई एक ट्रेन चलती है, ठीक है, थाने टू मुंबई ट्रेन चलती है। और इनका एक आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी आपने, तो मेरे भाई आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने हड़प नीति के बारे में ही बताया था। एक चीज़ याद रखना, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन होता है। क्या होता है सर, बंगाल विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन होता है किसके टाइम की बात है सर, लॉर्ड कर्जन की टाइम की बात है। किसकी, लॉर्ड कर्जन के टाइम की बात है, ठीक है। यहीं पर 1906 में बताना आपको क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1885 में क्या होता है सर, कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। कांग्रेस से प्रश्न आते हैं, तो फिर भाई याद रखना, कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है सर, एयू हुम को इसका फादर माना जाता है, एयू हुम को इसका फादर माना जाता है। और स्थापना कहाँ पर होती है, मुंबई के अंदर होती है। तो पहली बैठक भी कहाँ पर हो गई, मुंबई के अंदर। इसके जो मीटिंग को मतलब अध्यक्ष कौन थे पहली मीटिंग के, तो WC बनर्जी थे। कौन थे, WC बनर्जी थे। दादा भाई नेहरू जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, याद रखना। अगर पहली महिला की बात की जाए, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट आएगा। क्या आएगा, एनी बेसेंट आएगा। अगर यहीं पर मैं बात कर दूं पहली भारतीय महिला, अगर यहाँ पर मैं भारतीय जैसा शब्द लिख दूं तो याद रखना कौन थी, सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू, जो कि क्या कहते हैं, भारत की पहली गवर्नर भी रही है यूपी की। और इन्हें क्या कहते हैं, नाइटेंगल भी कहते थे, नाइटेंगल, ठीक है। स्वर मतलब कोकिला कहते थे। अगर स्वर कोकिला की बात करें तो कौन थी, लता मंगेशकर थी। अगर केवल कोकिला की बात करें, भारत की कोकिला कौन है, तो सरोजिनी नायडू। इस प्रकार के प्रश्न बनते भाई। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। कौन सा था वो सेशन, लाहौर सेशन था। कौन सा था, लाहौर सेशन था। और आपको याद होगा लाहौर सेशन में यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। क्या उठी थी, पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। ये आपको सेशन भी याद होगा, ठीक है। यहीं पर कुछ चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ मेरे भाई, तो आप याद रखना। जैसे वहाँ पर एक शब्द था स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं 12 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व युवा दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व युवा दिवस। आपने सुना होगा, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, ये स्वामी विवेकानंद जी का ही नारा है। नारे से प्रश्न आ सकते हैं, तो भाई याद रखना, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। ज्योतिबा फुले के बारे में याद रखना। ये सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी वैसे वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आपसे बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जी की जब बात आती है मेरे भाई, महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों के बारे में आता है, तो 1917 में चंपारण में आंदोलन किया था। किसमें, पहला आंदोलन था चंपारण में। राम कुमार शुक्ला के बुलाने पर ये जाते हैं चंपारण में। और यहाँ पर किसानों के लिए 3 गठिया जो 3/20 यहाँ पर नील की खेती करवा रहे थे 3 हिस्से में, उसको बंद करवाने के लिए किसानों का समर्थन करते हैं ये। 1918 में इनका खेड़ा सत्याग्रह है, और अहमदाबाद मील सत्याग्रह, ये भी याद रखना। 1919 में आपने जरूर पढ़ा होगा मेरे भाई, 1919 का जलियांवाला हत्याकांड
जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी जलियांवाला हत्याकांड में। और इसके बाद में आपको याद होगा, इसके बाद में क्या होता है, हंटर कमीशन का गठन होता है और यहाँ पर महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी उपाधियाँ त्यागते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन चलता है। क्या चलता है? असहयोग आंदोलन चलता है। असहयोग आंदोलन चलता है, लेकिन ये बंद हो जाता है कब? 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के बाद। कौन सा कांड होता है सर? चोरी चोरा हत्याकांड होता है। कौन सा होता है? चोरी चोरा हत्याकांड होता है। वहाँ उसके बाद ये बंद हो जाता है, याद रखना। 1930 की बात आएगी तो मेरे भाई 1930 में ये क्या चला रहे थे? नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च चलाया गया था, याद रखना। ये सारी चीज़ आपको मैं डिटेल पढ़ा चुका हूँ, आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे मेरे भाई। 1942 में सर क्या होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। क्या होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। क्या होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। इसी में एक नारा लगता है, क्या लगता है? डू और डाई, यानी कि करो या मरो। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड किए जा रहे थे। और 1947 में भारत को फाइनली आज़ादी मिल जाती है। इसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं। 3 जून प्लान भी बोलते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान होता है। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन होती है, ठीक है। और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमोहन लाइन है। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई लाइक जरूर कर देना और अपना सेंटर जरूर बताना, सेंटर कहाँ पे गया आपका। हमारी जो टीम है, यानी कि हम तो नहीं, लेकिन प्रयाग सर और शिवम सर, ये लोग वहाँ पर मिलेंगे आपको लखनऊ। तो इनसे आपको मिलना हो तो ज़रूर संपर्क करें। अगर हमसे मिलना चाहते हैं गोरखपुर में तो ये वाला हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर लेना। सुबह जो DDU के सामने जो गार्डन है वहाँ पर हम लोग आपसे मिलेंगे, ठीक है। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे कि आपको एग्जाम में किस तरीके से डील करना है। तो जितने लोग हैं मेरे भाई DDU वाले, वो यहाँ पर मैसेज कर देना, ठीक है। अब आपसे कुछ संविधान से रिलेटेड प्रश्न भी आ सकते हैं। किससे? संविधान से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। किससे? संविधान से रिलेटेड। तो संविधान से रिलेटेड सर कैसे प्रश्न आएंगे, आप जरा बता दीजिए मेरे भाई। आर्टिकल से आ सकता है। आर्टिकल 17 याद रखना। आर्टिकल जो 17 आपका है वो छुआछूत से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 जो आपका है वो किससे? उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 जो आपका है वो स्वतंत्रता से, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। यहीं पर आर्टिकल जो 21 है मेरे भाई, आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के टाइम पर ये मतलब क्या होते हैं? मतलब ख़त्म नहीं होते। इमरजेंसी के टाइम पे भी ये आर्टिकल्स चलते रहते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, इमरजेंसी के टाइम पर ये आर्टिकल खत्म नहीं होते। बाकी सारे आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। इमरजेंसी का प्रोविजन हमने 1935 से लिया है, ये भी याद रखना। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। 1952 में लगती है, 352, 356 और 360। 360 में कौन सी? फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। इसमें वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है। आई थिंक मैंने बहुत सारे प्रश्नों को आपको हल करा दिया। और आखिरी पेज पर देखता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। जैसे हिंद स्वराज बुक के लेखक कौन? तो भाई याद रखना, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। मैंने आपको इनकी और भी बुकें बताई थी। कौन कौन सी बुकें मेरे भाई? हिंद स्वराज के अलावा आपको कौन कौन सी बुक बताई थी? नवजीवन पत्रिका है, ठीक है। नवजीवन और मेरे सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग, ये भी याद रखना। बंगाल का विभाजन कब हुआ? मैंने अभी आपको बताया 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। 1915 में क्या हुआ था मेरे भाई? जल्दी बताइए। 1915 महात्मा गांधी वापस आते हैं। 9 जनवरी का टाइम होता है, कौन सा होता है? 9 जनवरी का टाइम होता है। 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? NRI डे भी मनाते हैं, ठीक है। NRI डे भी मनाते हैं। 1919 आप याद रखना, जलियांवाला हत्याकांड जरूर याद रखना मेरे भाई। 1927 यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। साइमन कमीशन भारत आता है, लेकिन साइमन कमीशन भारत पहुंचता है 1928 में, बनकर 1927 में तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहे भारत की कोकिला किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया। नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू जी को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज लिखी आनंद मठ के बारे में। आनंद मठ के बारे में मैंने अभी आपको बता रहा था। तो आनंद मठ के बारे में याद रखना मेरे भाई। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? किसका है नॉवेल ये? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और इन्होंने क्या लिखा है? क्या लिखा है? राष्ट्रीय गीत लिखा है। राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम, ठीक है। ओलंपिक मैचों की बात कर रहा हूँ। ओलंपिक में मेडल लाने वाली, ये पुराना है, ये उस हिसाब से 2020 के हिसाब से अगर देखेंगे तो नीरज चोपड़ा और 7 गोल्ड मेडल, वो 7 मेडल हमने जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था। याद रखेंगे कि नहीं? वैसे इसमें कर्णम मल्लेश्वरी होना चाहिए सर। नहीं, हाँ कर्णम मल्लेश्वरी होगा, ठीक है। अगर मेडल पूछ रहा है तो ओलंपिक का कर्णम मल्लेश्वरी होगा। आप एक चीज़ याद रखना, जिस अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं उनको भी देख लीजिए क्या लिखा है। देखो स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम के बारे में पूछ रहा है। मैंने आर्टिकल बता रहा था राइट टू फ्रीडम, तो याद रखना राइट टू फ्रीडम किस में आता है। अगर इनके अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखो आर्टिकल जो 32 है वो किससे आपका, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी यानी कि संविधान के पिता, उन्होंने इसे क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पर अगर प्रियम्बल की बात करूँ तो प्रियम्बल को कहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 32 से 5 प्रकार की रिट जारी होती है। आर्टिकल 14 अलग है आर्टिकल 19 है, तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 19। राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है, ठीक है। फ्रीडम
फ्रीडम की, और आर्टिकल 19 में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। किसकी? ये रिलीजियस के बारे में है, ठीक है। 23 याद रखना, 23 और 24 में क्या है, जो एक में बाल मजदूरी है और एक में एक बधुआ मजदूरी है, ठीक है। बाल मजदूरी, बधुआ मजदूरी। मताधिकार के बारे में पूछ रहा है कि वोट कितनी एज में डाल सकते हैं, तो भाई याद रखना 18 वर्ष में डालते हैं। पहले उम्र 21 हुआ करती, 21 से 18 कर दी गई थी, और वो कौन सा था, 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई है, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र के बारे में पूछा गया मेरे भाई। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र के बारे में पूछा गया, तो आप याद रखना क्या है, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र क्या होती है। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होती है मेरे भाई, 25 वर्ष होती है, ठीक है। लोकसभा का मेंबर होना पड़ता है, लोकसभा के मेंबर की 25 होती है। राज्यसभा के मेंबर की उम्र कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। प्रेसिडेंट बनने के लिए जो उम्र होती है वो कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। यही गवर्नर के भी होती है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया, इसमें आपको राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के अनुसार इनको वो करना है। तो भाई देखिए, अगर ऑप्शन से देखेंगे तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता है 1950 से ही राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। दूसरा कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2-1। तो इस प्रकार अगर आपको एक भी चीज़ें याद है तब भी आप चीज़ें कर पाओगे। मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्या मेरे भाई। देखो, हिंदी में जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अगर एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे भाई, आपने पढ़ा तो जरूर होगा। इंग्लिश में जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में मैंने कैसे आपको चीज़ें बताई, कैसे सॉल्व करना होता है। हिस्ट्री में आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आपने वो वीडियोस को देख लिया है, अभी तक प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया है, तो आपसे सच में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा मेरे भाई, याद रखना मेरे भाई। पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी से अगर प्रश्न आता है तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, वीडियो वाले ध्यान देना। और आप लोगों के लिए सिविक्स आएगा, सिविक्स के लिए प्रयाग सर ने जो वीडियो डाले हैं एक बार देख लीजिए, काफ़ी हेल्प होगी। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, जरूर देख लेना, फिर कल मत कहना कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। मैं इसीलिए कहता हूँ, आप टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं आता है, टीचर आपको गाइड करता है। अगर इन चीज़ों से आप लोग सिस्टमेटिक जा रहे हैं तो आपका निश्चित ही नंबर आएगा। इको में ज़्यादा खास प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं 5 ईयर प्लान, इसमें भी कौन सा 5 ईयर प्लान देख लेना मेरे भाई, कौन सा 5 ईयर प्लान, ठीक है। और कल आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, या फिर वहाँ पर जो रिव्यू लिए जाएंगे उसमें जरूर बताना कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए और कैसा आपको मेरे वजह से हेल्प हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको जरूर बतानी। ज्योग्राफी के बारे में बताना है, ठीक है। ज्योग्राफी में जो आपने पढ़ा, जैसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, वहाँ से प्रश्न आएंगे। और प्रयाग सर की जो वीडियोस हैं उनको अगर आपने देखा है तो वहाँ से ये प्रश्नों को बन जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको जो, और अभी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मेरे भाई पढ़ लेना। पहले तो प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट के जो भी वीडियोस हैं उनको जरूर देख लीजिए। साथ ही टेलीग्राम पर जो क्विज हुई है उसको अटेंड कर लीजिए। किसको? टेलीग्राम पर जो क्विज है, और वहाँ पर बहुत सारे मटेरियल डले फ्री, उनको देख लीजिए। कौन सा टेलीग्राम है सर? तो ये वाला अपना टेलीग्राम है, इसको सर्च करने पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। टीम रोहित तोमर, कौन सा? टीम रोहित तोमर। यहाँ पर आपको ये टेलीग्राम पर फ्री मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है। 415 मेंबर हो चुके हैं, अब आप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब भाई कल आपका पेपर है, अभी इससे पहले अभी ये वीडियोस जाएगा, इसके बाद शाम तक आपको एक और मॉडल पेपर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक और मॉडल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। एक और मॉडल पेपर मिलेगा, उसको जरूर देख लेना, इसको देख लेना, और इसके बाद आपको पता चलेगा हिंदी को कैसे सॉल्व करना है, इंग्लिश को कैसे सॉल्व करना है, और बाकी पूरा आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना है। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।